अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और साथ मेरा तजिया आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आज इस वीडियो के लास्ट में जाके अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं मुकद्दस भाई आप ये फ़लाँ कोइन और टोकन का ज़रा थोड़ा सा फंडामेंटल करके मुझे बताएं। तो वीडियो के लास्ट में जाके मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उस हवाले से कुछ प्रोसेस है जो मैं यूज़ करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, कौन कौन से टूल यूज़ करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। गो कि ऑलरेडी मैं कई बार अपने चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को आगाह कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक तरह की आपकी रिपीटेशन हो जाएगी, एक रिकॉल हो जाएगा और साथ जो नए आने वाले हैं उनको भी पता चले कि मैं किस प्रोसेस से गुजरता हूँ, बजाय इसके कि आप मुझे कहें। अब उसका कोई 50-60% तो आप खुद भी तो जायज़ा ले सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो लुक्स लाइक कि आल्ट कोइंस जो हैं बिल्कुल इसी तरह जो एक पैटर्न बना हुआ है, दो चार आल्ट कोइंस जो हैं वो पंप करती हैं 20%, 30%, 40%, इससे भी ज़्यादा। फिर उसके बाद अगले 2-3 दिन उसकी प्रॉफिट टेकिंग होती है। जब तक उधर करेक्शन हो रही होती है, पुल बैक हो रहा होता है, उस वक्त तक कोई और आल्ट कोइन जो है वो पंप कर रही होते हैं। सेम इसी तरह ट्रस्ट वॉलेट, कल जब मैं वीडियो बना रहा था दूर दूर तक कोई टॉप गेनर में ट्रस्ट वॉलेट का नाम नहीं था। अभी ट्रस्ट वॉलेट जो है $1.77 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन आल्ट कोइंस की बात छोड़ें, कल BTC ने भी एकदम, ये अगर आप BTC की प्राइस चार्ट में अगर जायज़ा लें तो फिर दोबारा 23,300 की प्राइस पहले भी ब्रेकआउट किया था, लेकिन फिर प्राइस जो है वो नीचे आ गई। सेम इसी तरह कल दोबारा 23,300 की प्राइस को ब्रेकआउट करके फिर प्राइस नीचे आ गई। यहाँ पे ये अगर आप रेड कैंडल देखें तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी तकरीबन 23,255 पे, फिर उसके बाद कहीं नीचे आके एक बार ऊपर शूट गई है। यहाँ पे जिस जिसके स्टॉप लॉस लगे हुए थे उन सब के स्टॉप लॉस हिट होके तो मार्केट फिर दोबारा नीचे आ गई। अभी मार्केट जो है दोबारा 23,300 के नीचे ट्रेड हो रही है। लेट्स सी, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे दोबारा ये ब्रेकआउट हो चुका होगा या कि लग रहा है यकम तक ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक FOMC की मीटिंग नहीं होती, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा जी, मार्केट की अगली अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। चंद एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना अगला ये जो साल चल रहा है 2023 में उस हवाले से कुछ टॉक किया है, वो मैं आपके साथ मोटी मोटी शेयर करना चाहता हूँ। मार्केट के जो कुछ कंसर्न है उसको कुछ एनालिस्ट की ओपिनियन के मुताबिक, एक कोबो एक प्लेटफॉर्म है उसके CEO की ओपिनियन है, उसने कहा जी कि DCG से रेलिवेंट जो एक खौफ है, कंसर्न है, उनके नज़र वो ऐसा नहीं है। देर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिस्क, इतना को बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है मार्केट को कि लार्ज स्केल लिक्विडेशन होगी DCG की तरफ, क्योंकि इकॉनमी और मार्केट जिस तरह रिकवरी कर रही है, अगर तो मार्केट मज़ीद बैरिश होती है तो फिर तो मेरी नज़र में भी DCG की तरफ से एक अलग से हमें सेल प्रेशर नज़र आ सकता है। लेकिन चूँकि अब मार्केट अभी थोड़ी हेल्थी होती हुई फील हो रही है और मार्केट रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है, तो एग्जैक्टली उसकी भी ओपिनियन यही है कि इतना ज़्यादा उनको सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, ना कोई लार्ज स्केल आपको लिक्विडेशंस नज़र आएगी कि DC जो है अपने उसके जो ग्रे स्केल के फंड्स हैं वो मार्केट में सेल करेगा। दूसरा, इथीरियम के रिगार्डिंग इनकी भी ओपिनियन ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक दूसरे की अल्फाज की चुगाली कर रहे हैं, या ऐसा है कि वाकई इस तरह की ओपिनियन आखिर ये जो जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार लोग हैं, इन सब की ओपिनियन जब एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उस चीज़ जिसके हवाले से उनमें सिमिलैरिटीज़ है उनमें कुछ रियलिटी आ सकती है, या वो वाकई ही उसी तरह डेवलपमेंट हो सकती है। इथीरियम के रिगार्डिंग इसके जो कोबो के CEO हैं उनकी ओपिनियन भी यही है कि शंघाई अपग्रेड जो कि होपफुली मार्च में फाइनलाइज हो जाएगा, मार्च नहीं तो चले आप अप्रैल कर लें, अगर हो जाता है तो उसके बाद इथीरियम के लिए बड़ी प्रोजेक्शन है कि इथीरियम का इकोसिस्टम भी बिल्ड होगा। और इथीरियम इस वक्त जो उसकी सप्लाई है मार्केट की तकरीबन 14% सप्लाई है जो कि स्टेकिंग में है, और जब ये शंघाई अपग्रेड हो जाएगा तो इथीरियम की टोटल सप्लाई 14% से बढ़ के होपफुली कहा जा रहा है कि 20-30 जितने परसेंट ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने परसेंट ज़्यादा इथीरियम की जो होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। तो मार्च में इथीरियम की प्राइसेस और उसके इकोसिस्टम की प्राइसेस को ये बहुत ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा और क्रिप्टो साइकिल की उन्होंने बात की कि 3 साल जो है वो क्रिप्टो मार्केट, हिस्टोरिकल जायज़ा लिया कि 3 साल क्रिप्टो मार्केट बुलिश होती है, फिर बैरिश होती है। पिछला साल चूँकि बैरिश हुआ है तो ये होप करके बैठे हैं कि अगले 3 साल क्रिप्टो मार्केट जो है वो सही पंप करेगी। अगले साल 2024 के साल को तो ये ट्रिमेंडस रिकवरी मार्केट की कहेंगे कि मार्केट अच्छी खासी 2024 में बुलिश होगी, ये इनकी ओपिनियन है। अच्छा, एक और चाइना की वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है A&T कैपिटल, इन्होंने जो क्रिप्टो मार्केट के इमर्जिंग नैरेटिव्स है इस हवाले से एक पूरी एक
36 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी एक रिपोर्ट इशू की है। मैं वो सारी स्टडी कर रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ुद मैं अभी लर्न कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ लर्न करता जाऊँगा, आपके साथ भी शेयर करता जाऊँगा। एक तो ये ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द MEV मेरा ख्याल है बोलते हैं मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। ये माइनर जो हैं, आप लोग, हम सब लोग तो ट्रांजैक्शंस किसी भी ब्लॉकचेन में जब प्रोसेस करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन मेमोरी पूल में चले जाते हैं। उस मेमोरी पूल से माइनर्स और ये जो नोड ऑपरेटर्स होते हैं, वो नोड ऑपरेटर्स जो वैलिडेटर्स वगैरह होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो पिक करते हैं उस ख़ास चीज़ को ये MEV बोलते हैं। इस हवाले से मैं मज़ीद लर्न करूँगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बेनिफिट दे सकती है इस हवाले से, वो मैं आइंदा आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर करूँगा। इस हवाले से बाकी ट्रेंड के हवाले से उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें, फिर मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट अकाउंट है, वॉलेट्स हैं, उसके हवाले से जो डिस्कस किया, वो इन्होंने भी डिस्कस किया कि कैसे जो एक नया ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि हम ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के जो रवायती वॉलेट्स हैं उसकी बजाय हम जो एब्स्ट्रैक्ट वॉलेट्स हैं उनकी तरफ अगर हम जाएँ तो हम क्रिप्टो अडॉप्शन ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा और जो इमर्जिंग इथीरियम के इकोसिस्टम को इन्होंने भी अच्छा खासा सिक्योर, फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स भी उन्होंने कहा है। मिसाल के तौर पे DYDX है। अब DYDX एक डेरिवेटिव एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो ये अपनी एक ब्लॉकचेन बनाएंगे। अब ये ब्लॉकचेन का मकसद कोई और अपना इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करना, इनका एक ही मकसद है कि ये अपनी जो सर्विसेज है डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंज की, उनको वो अपनी ब्लॉकचेन पे करना चाहते हैं। तो इसी तरह स्पेसिफिक पर्पस के लिए ब्लॉकचेन का ट्रेंड भी आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसमें ओबियसली इथीरियम के इकोसिस्टम को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉस्मोस को, पोल्काडॉट को, इस तरह की जो चेन्स हैं जैसे सेलेस्टिया। आई डोंट नो, मैं इस ब्लॉकचेन को इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता, ना मैं स्टडी करता हूँ। ओबियसली इस तरह की वो तमाम ब्लॉकचेन्स जो कि इस तरह का इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, उनके लिए आने वाले वक्तों में अच्छा खासा पोटेंशियल है। अच्छा जी, कोइनडेस्क ने एक रिपोर्ट इशू की है WazirX और बाइनांस का। अगर आपको याद नहीं है, मैंने ये सारा आर्टिकल पढ़ा है। अगर आप लोग भी इसको पढ़ना चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोइनडेस्क ने कहा है कि हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक ये जो WazirX और बाइनांस के दरमियान फड्डा चल रहा है। फड्डा ये था कि पहले पिछले साल बाइनांस की और WazirX, ये जो इंडिया का टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसकी आपस में पार्टनरशिप हुई थी। पहले बाइनांस ने कहा जी कि हम ओन करते हैं, ये WazirX जो है हमारी ही एक फर्म है। लेकिन उसके बाद WazirX के हेडक्वार्टर में जो वहाँ के रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने जब रेड किया तो एकदम यकायक बाइनांस ने कहा जी कि हमारी इन्वेस्टमेंट है लेकिन हम इसको ओन नहीं करते WazirX को। उसकी बातचीत चल रही है। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस हवाले से, ताकि अगर आप WazirX के यूज़र हैं तो उस हिसाब से आप कोई एक्शन ले सकें। बाइनांस ने कुछ डिमांड की है, 2 डिमांड्स की हैं अगर वो चाहते हैं कि बाइनांस और WazirX आगे मज़ीद पार्टनरशिप करें, आगे चले। नंबर 1 तो ये कि उन्होंने कहा कि 25 तारीख को उन्होंने डिमांड नोटिस उनको भेजा WazirX को, जिसमें 2 चीज़ें एक्वायर की हैं। एक तो बाइनांस चाहता है कि WazirX पब्लिकली अनाउंस करे कि भाई बाइनांस की हमारा ऑनर जो है वो बाइनांस नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये बताना है कि अपनी जो टर्म्स ऑफ सर्विस है, जहाँ जहाँ भी बाइनांस लिखा हुआ है उसको रिमूव करें। तो मतलब ये चीज़ें चली। अब मैं सोच रहा था कि WazirX को क्यों ज़रूरत है बाइनांस के साथ पार्टनरशिप करने की, या बाइनांस को उसके साथ क्यों ज़रूरत है। ओबियसली कॉमन सेंस तो यही कहती है कि WazirX जो है, इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उस इकॉनमी में अगर उस इकॉनमी को अगर वो कैपिटलाइज करना चाहता था तो उसको एक बड़ा नाम चाहिए था। तो बाइनांस से बढ़कर उसको बड़ा नाम क्या मिल सकता है। तो WazirX ने बाइनांस के साथ इस वजह से हाथ मिलाया क्योंकि बाइनांस का नाम उसको मिलेगा, तो उस वजह से उसको एडवांटेज होगा। और बाइनांस ने इस वजह से किया क्योंकि बाइनांस को बदले में रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अगर आप देखें तो ये ओवर 67 मिलियन जो है बाइनांस, जितना WazirX पे अर्न हुआ है उसमें बाइनांस 67 मिलियन से ज़्यादा का अभी तक प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है। तो बाइनांस मतलब दोनों यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाला सीन था। अगर वो उसका नाम WazirX यूज़ कर रहे थे तो बदले में बाइनांस जो था उनसे कोई ना कोई फ़ीस की सेंस में या किसी सेंस में वो रिवार्ड वगैरह भी ले रहा था। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद अगर आप लर्न करना चाहें तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ मार्केट की अपडेट्स हैं, फिर उसके बाद हम वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्लेम किया कि सैम बैंकमैन-फ्रीड जो कि उसके ख़िलाफ़ फ्रॉड का केस चल रहा है, उस हवाले से चूँकि वो बेल के ऊपर हैं तो उस दौरान विटनेस वगैरह को जो शवाहद हैं
उनको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके जो उसको उनको जो वारंट वगैरह दिया है, उसको जो सॉरी बेल वगैरह, वारंट कह रहा हूँ, उनको जो बेल वगैरह दी है उस बेल में थोड़ा सा वो रद्दबदल करना चाहते हैं ताकि उसको मज़ीद रिस्ट्रिक्ट किया जाए उसकी कम्युनिकेशन को, ताकि कहीं वो उसके ख़िलाफ़ जो केसेस हो रहे हैं उस पर कोई इन्फ्लुएंस ना हो सके। अच्छा जी, उसके बाद अगली न्यूज़ है, ये न्यूज़ मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाह रहा हूँ। कैलिफोर्निया स्टेट की जो, यूँ समझ लें उस डीएमवी, पता नहीं इसको डीएमवी किसी क्या बोलते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में समझने के लिए, जैसे हमारे यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन होता है कि आपने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ट्रांसफ़र वगैरह करवानी, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट है एक्साइज। तो इसी तरह कैलिफोर्निया स्टेट का भी एक डिपार्टमेंट है जो कि काम उसका इसी है। उन्होंने अभी पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप तो उन्होंने की है OX हेड अल्फ़ा के साथ, लेकिन होगा क्या कि जितनी उनकी तकरीबन 3 करोड़ से गाड़ियों की है वो सारी की सारी ब्लॉकचेन टेजोस ब्लॉकचेन के ऊपर वो सारी अपनी जो कार टाइटल्स हैं, जितने ऑनरशिप है, सारा जो अपना डाटा है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे। सही जो क्रिप्टो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है उस हवाले से ये न्यूज़ है कि आने वाले वक्तों में हमारे भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो वाला डाटा जो है वो इम्यूटेबल होगा, कोई भी सरकारी बंदा जो है खाता। और सही NFT का यूज़ केस भी यही आपको नज़र आएगा कि मैंने को गाड़ी ली है, मेरे गाड़ी की ऑनरशिप की एक NFT बन जाएगी वो जो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज है। उस NFT की वजह से एक तो मैं उसको अमेंड नहीं कर सकता, दूसरा NFT का मतलब ये है कि वो नॉन फंजिबल टोकन है, वो उस वक्त तक मेरे से कोई बंदा छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, या कोई उसको चेंज नहीं कर सकता जब तक कि मेरी अपनी मर्ज़ी ना हो। तो ये मेरी नज़र में एक इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की अच्छी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगली न्यूज़, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करके फिर हम फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे। मैकडोनल्ड ने परसों ट्वीट की, व्हाट डिड आई मिस। मार्केट ने थोड़ी रिकवरी की थी, तो मैकडोनल्ड पिछले साल जब मार्केट एकदम क्रैश करी थी तो मैकडोनल्ड ने एक तंजिया ट्वीट की थी। उस ट्वीट के ऊपर बहुत से जो क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन का इजहार किया था। पिछले साल तकरीबन 25 जनवरी 2022 को इलन मस्क ने उनकी मैकडोनल्ड की ट्वीट के नीचे कहा था कि भाई अगर आप लोग मैकडोनल्ड की जितने भी आपके मर्चेंट्स हैं या जहाँ अगर वहाँ पे डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे तो मैं टीवी के ऊपर बैठ के मैकडोनल्ड खाऊंगा, यानी उसकी प्रमोशन करूँगा। तो कल दोबारा 26 तारीख को जब ये व्हाट डिड आई मिस, तो दोबारा इंगेजमेंट हुई ट्विटर पे। तो किसी बंदे ने पूछा, डोज डिज़ाइनर नाम का ये ट्विटर है, उसने कहा जी आपकी, इलन मस्क ने कहा कि आपकी ये स्टिल ऑफ़र जो है एक्टिव है। नीचे इलन मस्क ने कहा जी 100% अभी भी मैं इस बात पे एग्री हूँ कि अगर मैकडोनल्ड डोज कोइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करता है तो मैं इसको प्रमोट करूँगा। इलन मस्क का डोज कोइन के साथ बहुत ताल्लुक है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। डोज कोइन एक मीम कोइन है, इसको जो कि 0.00 कुछ वैल्यू पे ट्रेड हो रहा था। जब से इलन मस्क का नाम इसके साथ अटैच हुआ उसके बाद इसकी प्राइसेस जो है 2021 में तो $1 तक भी जाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा नीचे आ गई। बहरहाल डोज कोइन का जो एक ही कैटलिस्ट है, जो एक ही नैरेटिव है जो डोज कोइन की प्राइस को पंप और डंप करता है, वो है इलन मस्क। इलन मस्क के पास कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो डोज कोइन को पंप कर सकता है। एक तो टेस्ला जो इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे ऑलरेडी डोज कोइन की मर्च ओपन है। डोज कोइन के ज़रिए टेस्ला की कोई ना कोई एक्सेसरीज़ वगैरह बाइंग और सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा इलन मस्क के पास और एक प्लेटफॉर्म है जिसको ट्विटर आप कहते हैं। ट्विटर के भी ये हेड हैं, और अगर ट्विटर पे ये जो ब्लू टिक वाला सिस्टम है वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को भी एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है आइंदा चंद हफ्तों महीनों में कुछ देर बाद ये ऑन कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि BTC के साथ साथ ये डोज कोइन भी करेंगे। उस वक्त डोज कोइन की प्राइस को अच्छा खासा एक पंप, आपको टू द मून वाला जो था ना वो चीज़ आपको नज़र आएगी। फिर दूसरी चीज़, इनकी एक स्पेस एक्स भी है, और मोस्ट लाइकली अगर ये स्पेस एक्स यानी ये चाहते हैं कि लोगों को प्राइवेट अंदाज से चांद का सफ़र करवाया जाए, वहाँ पर भी अगर ये डोज कोइन को एज आ पेमेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं तो मेरी नज़र में ये 2-4 चीज़ें हैं जिस वजह से डोज कोइन की प्राइस अच्छी खासी पंप हो सकती है। अगर आप चार्ट पे डोज कोइन का जायज़ा ले, बड़े लार्ज टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट पे, तो आपको मुसलसल ये जो आपको पंप नज़र आ रहा है, जब मैं आपको कह रहा था $1 से प्राइसेस की जाते जाते फिर नीचे,
73 सेंट से दोबारा ऑल टाइम हाई बना के नीचे आई। तो ये आपको एक डिसेंडिंग पैटर्न जो आपको प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है कि प्राइस मुसलसल गिरती 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 नज़र आ रही है, और तकरीबन पिछले कोई 7-8 माह से प्राइस एक ख़ास रेंज में ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर आप जायज़ा लें, ये देखें यहाँ पे एक ख़ास रेंज में ट्रेड हो रही है। बल्कि वीकली चार्ट पे जाने की बजाय क्यों ना हम डेली चार्ट पे जाके देखें कि किस तरह का प्राइस एक्शन है। अच्छा, यहाँ पे देखें फ़िलहाल डेली के चार्ट पे यहाँ पर भी एक छोटा सा पैटर्न आपको बनता नज़र आ रहा है। प्राइस यहाँ से पंप हुई, ये मेरा ख्याल है ये जो प्राइस आपको डोज कोइन की पंप होती हुई नज़र आ रही है, ये उस वक्त जब डोज कोइन की एक्विजिशन चल रही, सॉरी ट्विटर की और इलन मस्क की एक्विजिशन हो रही थी, ये उस वक्त का पंप है। उस वक्त प्राइस एकदम पंप की थी। उसके बाद फिर क्योंकि मार्केट बैरिश थी, मार्केट ने फिर दोबारा नीचे डाउन टर्न ले लिया था, लेकिन अभी दोबारा मार्केट जो है रैली पकड़ी है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त डोज कोइन की प्राइस को मैं, अगर आपको ये प्राइसेस आपको नज़र नहीं आ रही, इसको मैं लेफ़्ट मूव करता हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो पहली रेजिस्टेंस है फ़िलहाल, तो जिस जगह पे ये ट्रेड हो रही है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भी ये वाली जो प्राइस है तकरीबन 8-9 सेंट की, ये प्राइस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये रेजिस्टेंस बनाती हुई, और यहाँ पे भी ये देखें, इस सारे एरियाज़ में ट्रेडर जो हैं हाईली एक्टिव हैं। अगर आप पीछे हिस्ट्री में भी इसका देखें तो वहाँ पर भी ये प्राइस जो है अच्छा खासा मैटर करती है। ये देखें यहाँ पर भी हिस्टोरिकली भी ये जो प्राइस है 8-9 सेंट की, ये ख़ास रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। तो अभी अगर ये डोज कोइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जो कि करना चाहिए, अभी वैसे इसी के बिल्कुल पास ट्रेड हो रही है, यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो इमीडिएट नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, एक तो ये 10 सेंट है, फिर उसके बाद ये वाला अगर पैटर्न ब्रेक कर देती है 14, ऑलमोस्ट 14-15 सेंट वाला, तो फिर डोज कोइन की प्राइस जो है वो बुल रैली जो है वो अच्छी खासी पकड़ सकती है। इट ऑल डिपेंड, जो भी है ओबियसली वो आप खुद वॉच वगैरह कर रहे होंगे। अब आते हैं जी, जो मैंने आपको कहा कि किसी भी आपने देखें 4-5 चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है जब भी क्रिप्टो किसी टोकन या कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 1 तो ये कि सबसे पहले जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, आजकल ये रियल यील्ड वाला नैरेटिव बहुत पॉपुलर हो रहा है, और आइंदा कहा जाता है कि ऐसे वो तमाम टोकन्स और कॉइन जो रियल यील्ड प्रोवाइड करते हैं। रियल यील्ड का मतलब यह है कि वो टोकन बाकायदा अर्निंग भी करते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जितना जनरेट करते हैं उतना शेयर कर देते हैं। तो जब भी आपने किसी टोकन कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है और ड्यू डिलिजेंस करना है, तो उसका रेवेन्यू चेक करना है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 4-5 सवाल इस हवाले से आपने क्या चीज़ें देखनी है। देखें कि उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीसें, अगर वो ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन गैस फीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस के वो कितना ट्रांजैक्शन फ़ीसें अर्न कर रहा है। ट्रेडिंग फ़ीस कि अगर वो कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करते हुए उसकी फ़ीस की अर्निंग कितनी है, वो फ़ीस के ज़रिए कितना अर्न कर रहा है। उसकी लिक्विडेशन कि अगर वो बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तो वो लिक्विडेशन से कितनी उसको अर्निंग हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बारवर्स हैं वो कोलैटरल रख के कुछ ना कुछ लेते हैं ना, तो वो अगर कोलैटरल अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनकी लिक्विडेशन होती है। इसी तरह कोई परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो ये 4-5 चीज़ें। स्टेकिंग फ़ीस के भाई अगर वो प्रूफ ऑफ स्टेक है तो स्टेकिंग में TVL कितना है, उसका टोटल वैल्यू लॉग कितनी है, ये सारी चीज़ें आपने रेवेन्यू का आपको मैसेज। अगर गेमीफाई है तो उसकी गेम की जो मैकेनिक्स हैं जिसमें वो रेवेन्यू कैसे गेम जनरेट करेगी, ये सारी चीज़ें आपने रेवेन्यू। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि मैं 1-2 टोकन आपके साथ शेयर करूँगा, टूल शेयर करूँगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल तो इसका टोकन टर्मिनल ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो होम पेज के ऊपर ही ये देखें TVL का डाटा भी आपको मिल जाएगा। अगर TVL पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको DYDX या इसी तरह का जो दीगर प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल आप रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पिछले 180 दिनों में, यानी पिछले 6 माह में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पे आपको इथेरियम सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है क्रिप्टो में। इसी तरह OpenSea, DYDX, PancakeSwap, GMX। अगर खुद आप सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली यहाँ प्रोजेक्ट में जाएं, यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सर्च करना चाहते हैं जी पैनकेक स्वाप का रेवेन्यू कितना है, तो इसके ऊपर क्लिक कर ऊपर सर्च करें टोकन टर्मिनल में, या जो भी टोकन और कॉइन आप करना उसका नाम यहाँ पे सर्च करें। उसके बाद यहाँ रेवेन्यू पे आ जाए, रेवेन्यू शेयर में
ये ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने टोकन पैनकेक स्वैप सर्च किया, रेवेन्यू में है, और यहाँ पे जाके उसको स्टडी करना शुरू कर देंगे भाई कितना ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे आप, मेरा ख्याल है, कंपेयर भी कर सकते हैं कि पैनकेक स्वैप को किसी और के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहें तो ये अच्छी तरह इसको स्टडी करें। यहाँ से आप टोकन टर्मिनल से और भी चीज़ें, टोकन टर्मिनल आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन अगली चीज़ ट्रेजरी, कि आपने जिस टोकन और कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है देखना है कि उसके ख़जाने में पैसे कितने हैं। ओबियसली जब आपने ट्रेजरी की बात करनी है तो आपने ये देखना है कि वो जो टोकन और कॉइन है वो अपने जो प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो डेवलपर्स को पैसे देने हैं, जो मार्केटिंग में पैसे चाहिए उस टोकन और कॉइन को, पार्टनरशिप्स करनी है, फिर एक्सचेंजेस पे उसने जब लिस्टिंग करवानी है तो लिस्टिंग के दौरान उसको टोकन और साथ उसके अलावा जो पेयर में स्टेबल कॉइन उसको देना है ट्रेडिंग के लिए, तो ये सारा उसके पास ख़जाने में कुछ होगा तो वो देगा। तो ख़जाने को चेक करने के लिए भी टोकन टर्मिनल आपको हेल्प आउट कर सकता है। आपने मेन होम पेज पे जाना है टोकन टर्मिनल पे, और यहाँ पे आपको ट्रेजरी की ऑप्शन नज़र आ रही है ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। और इसी तरह इंडिविजुअल अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहें तो इंडिविजुअल भी, अगर आप ओवरऑल देखना चाहें तो यूनिस्वैप का ट्रेजर, यूनिस्वैप के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा दौलत है कंपेयरिंग विद अदर, 2.8 बिलियन का इनके पास। अब यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसी तरह आपने मतलब ट्रेजरी के ऊपर भी नज़र रखनी है। अगली वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स की के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। नंबर 1 कि क्या जो टोकन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कॉइन है, उसकी टोकन की कोई मैक्सिमम सप्लाई है या नहीं, कि मैक्सिमम कैप है या नहीं, कि वो अनलिमिटेड है डोज कॉइन की तरह या वो इथीरियम की तरह। फिर कितने टोकन जो हैं वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में हैं और कितने टोकन लॉक हैं, और जो लॉक टोकन है उसकी अनलॉकिंग और वेस्टिंग कब होनी है। ये सारी चीज़ें आपने टोकनोमिक्स में स्टडी करनी होती हैं। फिर आपने ये भी देखना कि जब ये जो टोकन है, कॉइन है, क्या इन्होंने बाय बैक का भी कोई सिस्टम रखा हुआ है, जैसे बाइनांस है। जैसे बाइनांस क्या करता है, जितनी उनके बाइनांस पे ट्रेडिंग होती है उस ट्रेडिंग का या बाइनांस की चेन के ऊपर जब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो गैस फीस का एक ख़ास हिस्सा BNB बर्न हो जाता है। तो इसी तरह बाय बैक भी आपने लाजमी स्टडी करना है, ये टोकनोमिक्स का हिस्सा है। अब टोकनोमिक्स आप कहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नंबर बेस्ट प्लेटफॉर्म इसके लिए मिसारी है। misari.io पे जाएं आप, वहाँ पे ऊपर नाम लिखें। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने सोलाना खोला हुआ है, सोलाना आप खोलें या किसी भी टोकन जिसकी टोकनोमिक्स आपने स्टडी करनी है उसका नाम यहाँ पे सर्च करें। अगर तो मिसारी पे है तो उसकी प्रोफाइल में जाए। जब आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे आपको टोकन इकोनॉमी उसकी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जाके आपको टोटल डिटेल टोकन यूजेज, उसकी सप्लाई शेड्यूल, कि भाई कब कब इसकी सप्लाई जो है, अगर आप सोलाना की सप्लाई शेड्यूल कर्व अगर आप देखें तो ये देखें 2022-23, इसी तरह 2028 तक टोकन की इसकी सोलाना के टोकन की सप्लाई जो है वो लॉक है और आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होती जाएगी। इसके अलावा मिसारी हर टोकन के, ऑलमोस्ट हर टोकन की टोकनोमिक्स के ऊपर अपनी एक ओपिनियन का इजहार भी करते हैं कि ये टोकन की टोकनोमिक्स कैसे है, कब अनलॉकिंग होगी, किस किस बैकर्स के पास कितने हैं, फाउंडर्स के पास टोकन कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको मिसारी से मिल सकती है। इसके अलावा आप जितने प्रोजेक्ट कॉइन टोकन्स हैं उनके अपने वाइट पेपर होते हैं, उन वाइट पेपर्स पे भी आपको ये टोकनोमिक्स के हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा टोकन लॉकिंग अनलॉकिंग के हवाले से ऑलरेडी मैं आपके साथ एक वेबसाइट कल की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, टोकन अनलॉक के नाम से। वहाँ पे आप उसको वॉच करते रहें और जब कभी टोकन अनलॉक हों उस हवाले से उसका थोड़ा मोमेंटम स्टडी करें, थोड़ा उसके फंडामेंटल स्टडी करें और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे DYDX है, DYDX की 2023 में बहुत ज़्यादा वेस्टिंग होनी है, तो ये आपने टोकनोमिक्स भी स्टडी करके फिर आपने, ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक हिस्सा है, लाजमी जुज़ है उसका। उसके बाद यूज़ केसेस भी आपने लाजमी देखना है, जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है। ये देखना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट है क्या, उसका टोकन्स क्या है और उस टोकन का और प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या है मार्केट में, और उसकी कोई यूटिलिटी है भी कि नहीं। क्या वो जो प्रॉब्लम, जो सोल्यूशन वो मार्केट में लेके आए हैं, क्या वो सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो क्या इसने, इस प्रोजेक्ट ने कोई नया आइडिया दिया है या नहीं। मिसाल के तौर पे यूनिस्वैप जब मार्केट पे आया इथेरियम की चेन के ऊपर, तो यूनिस्वैप के ज़रिए आप इथेरियम के तमाम टोकन को स्वैप कर सकते थे, एक टोकन दे के दूसरा टोकन ले सकते थे। तो उसके बाद इथेरियम की चेन के ऊपर और भी डेक्सेस आना शुरू हो गए। क्यों? जैसे यूनिस्वैप के बाद आया सुशी स्वैप। सुशी स्वैप ने कहा जी कि यूनिस्वैप आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देता, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको टोकन अपना
आपको ऑफ़र करवाएंगे, बदले में जितना आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उसके बदले आप हमारे टोकन फार्म कर सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आपने किसी टोकन में इन्वेस्ट करना है तो पहले देखना है उसका यूज़ केस क्या है और वो क्या यूनिक ऐसी चीज़ लेके आए जिसको आप समझते हैं कि यार वाकई ये जो इसका नया फीचर है, ये फीचर एक मोमेंटम पकड़ सकता है। अगर तो वो सेम वही चीज़ है जो ऑलरेडी मार्केट में है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको हाइप नज़र आएगी। और जब आपने यूज़ केस को स्टडी करने का एक और तरीका है, आप डेली एक्टिव यूज़र्स को चेक करें, उसका मंथली एक्टिव यूज़र्स को चेक करें उसको भी, और साथ डेवलपमेंट के उस टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर कितनी एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट्स कितनी हो रही हैं, उसको देखने के लिए भी आप टोकन टर्मिनल में जाएं। वहाँ पे आपको डेली एक्टिव जो यूज़र्स हैं उनका सारा डाटा, अगर आप यहाँ पे आएँ, ये ऊपर टॉप में ही आपको जहाँ पे रेवेन्यू, अर्निंग, फीस, डेली एक्टिव यूज़र का डाटा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और स्पेसिफिक अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे किसी टोकन को सर्च करके उसके डेली एक्टिव डेवलपर्स और डेली एक्टिव यूज़र्स का डाटा भी ले सकते हैं। लास्ट में 2-4 चीज़ें हैं। रोड मैप देखेंगे भाई, पुराना उन्होंने अभी तक क्या काम कर चुके हैं अपने रोड मैप में और आइंदा मुस्तकबिल में वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या उनके कोई नए अपग्रेड आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपने वॉच करते रहना है कि उनके मुस्तकबिल में क्या क्या प्लान है, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया है और बस यहीं पे खामोश, यहाँ के वो मज़ीद अपने प्रोजेक्ट को बदलते जो रुझानात हैं उनके मुताबिक वो भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे LTC है, LTC BTC का एक कार्बन कापी आप कह लें, सिल्वर कापी आप कह लें, लेकिन LTC अभी तक LTC ने ये नहीं समझा यार सारी मार्केट जो है अब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन्स में चले गई है। तो उसने जब से वो आया उस वक्त से लेके अभी तक LTC के ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुआ है सिवाय वो विम्बल गिम्बल क्या उनकी एक अपग्रेड होनी थी। तो वो चाहते तो वो भी बदलते रुझानात जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक नैरेटिव बहुत बिका इथीरियम के बाद, वो भी अपना उस मार्केट को कैप्चर कर सकता था, लेकिन LTC ने नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जब लास्ट में आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है ये देखनी है कि उसकी टीम कौन सी है, क्या टीम जो है वो छुपी हुई है या ओपन है, अगर ओपन है तो कितनी एक्सपीरियंस है, क्या उनका Web3 में और भी कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है टीम वगैरह को स्टडी करना, या जितने मैंने ऊपर चीज़ें आपको कही हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये जितने मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं उन प्लेटफॉर्म पे अगर आपको किसी टोकन कॉइन के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आसान तरीका ये है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जिस टोकन में भी आपने ड्यू डिलिजेंस जिसका करना है उनके अपने ट्विटर अकाउंट होगा, उनका अपना टेलीग्राम अकाउंट होगा, डिस्कॉर्ड चैनल होगा, वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, बताएं जी आपके टोकन अनलॉक कितने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में वो सारे ड्यू डिलिजेंस के दौरान वहाँ आप कम्युनिटी से जाके कर सकते हैं। तो टीम के हवाले से भी बहुत इम्पैक्ट होता है, जितनी ज़्यादा क्रिप्टो सेलिब्रिटी उतना ज़्यादा उस प्रोजेक्ट की हाइप जो है वो बनने के चांसेस होते हैं। जितनी हिडन होती है, मतलब सम केसेस में ऐसा होता है कि टीम को हाइड रहना भी फॉर सर्टन रीजंस रहना भी कोई इतना को मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप ड्यू डिलिजेंस में यही समझे कि जितना ज़्यादा ओपन होती है उसकी टीम उतना ही ज़्यादा वो रिलायबल प्रोजेक्ट समझा जाता है। फिर लास्ट में फंडिंग कि भाई इसको बैक कौन कर रहा है प्रोजेक्ट, जितने बड़े नाम, जितने बड़े बैकर्स, उतना ही ज़्यादा उस कॉइन और टोकन के ग्रो होने के चांसेस हैं। तो ये थी ड्यू डिलिजेंस के हवाले से कुछ चीज़ें, ऑलरेडी कई बार आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ, आपके साथ अभी रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप दोबारा अपने आप को रिकॉल करें, बजाय इसके कि मुझे बार बार पूछते रहें, आप खुद ड्यू डिलिजेंस करें। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।